इस कहानी की शुरुआट में हमें एक लड़की को एक यॉट के अंदर दिखाया जाता है जहां पर पानी भरा हुआ है। ये लड़की बेहोश होती है और अगले पल इस लड़की को होश आता है। ये लड़की जल्दी जल्दी यॉट के ऊपर आती है। यॉट पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। इस लड़की का नाम टैमी होता है। टैमी जोर जोर से रिचर्ड नाम के लड़के को आवाज लगाना शुरू कर देती है, लेकिन रिचर्ड का कुछ पता नहीं होता। उसे कोई जवाब नहीं मिलता। यह यॉट इस वक्त समंदर के बीचों बीच थी और यहां से सीन शिफ्ट होकर 5 महीने पहले का दिखाया जाता है, जहां पर इस लड़की को यानी कि टैमी को दिखाया जाता है, जो कि एक आइलैंड पर है। उस आइलैंड का नाम तहती है। तहती आइलैंड पर उसे पूछा जाता है कि तुम क्या करती हो। वो कहती है कि मैं वही करती हूं जो मुझे अगली जगह जाने के पैसे दे दे, यानी कि उसका कोई भी ठिकाना नहीं है और फिलहाल वह तहती आइलैंड पर है। वैसे वह रहने वाली कैलिफोर्निया की है, लेकिन अब वह दुनिया देखना चाहती है। तहती आइलैंड पर उसकी एक आदमी से मुलाकात होती है जिसका नाम रिचर्ड होता है और वह एक ब्रिटिश सेलर है। रिचर्ड टैमी को रात के डिनर पर इनवाइट करता है। टैमी रात को उसके यहाँ पर डिनर करने के लिए जाती है और जब वह रिचर्ड की फोटोज देखती है तो वह पूरी तरह से इंप्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि रिचर्ड ने बहुत दूर दूर तक ट्रेवल किया होता है। टैमी रिचर्ड से पूछती है कि क्या तुम्हें अकेले इतना लंबा सफर करना अच्छा लगता है। रिचर्ड कहता है कि बिल्कुल नहीं। समंदर में कुछ दिनों बाद आप काले पड़ जाते हो, आप भूखे रहते हो, हमेशा गीले रहते हो, आपकी नींद कभी पूरी नहीं होती और बहुत ही जल्द आपको हेलुसिनेशन भी होना शुरू हो जाता है, यानी कि एक तरह का वहम होना शुरू हो जाता है। टैमी पूछती है कि फिर यह तुम क्यों करते हो। रिचर्ड कहता है कि यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। जब आप समंदर के बीचों बीच होते हो तो आपको दूर होराइजन दिखता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आपका एक बार फिर से जन्म हुआ है। वहां समंदर के बीचों बीच आप, हवा और आपकी बोट होती है जो समंदर और हवा को चीरते हुए लगातार आगे बढ़ रही होती है। टैमी कहती है कि मैं भी समंदर के बीचों बीच तुम्हारे साथ इस एक्सपीरियंस को करना चाहती हूँ। और अगली बार रिचर्ड टैमी को भी अपने साथ ले जाता है, जहां पर टैमी रिचर्ड के साथ बहुत एंजॉय करती है और उसे यह जर्नी बहुत अच्छी लगती है। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू करते हैं और उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। एक दिन रिचर्ड को और टैमी को एक कपल मिलता है जो कि रिचर्ड को पहले से जानते हैं और वह रिचर्ड को कहते हैं कि हमारा एक यॉट है जो तुम्हें यहाँ से कैलिफोर्निया ले जाना है और वापसी में तुम्हें हम प्लेन की फर्स्ट क्लास टिकट देंगे और साथ ही साथ इस काम के हम आपको $10,000 देंगे, जो कि रिचर्ड के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर होता है। रिचर्ड उनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप वापसी की 2 फर्स्ट क्लास की प्लेन टिकट करवा सकते हैं, क्योंकि वह टैमी को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। वह उसकी बात मान जाते हैं। रिचर्ड उन्हें कहता है कि बहुत जल्द हम कैलिफोर्निया के लिए निकल जाएंगे, पर इस बात से टैमी खुश नहीं होती। वह रिचर्ड को कहती है कि मैं अपने घर की डायरेक्शन में नहीं जाना चाहती। रिचर्ड कहता है कि ठीक है, मैं इस डील को कैंसिल कर दूंगा। टैमी कहती है कि नहीं, तुम्हें अकेले जाना चाहिए। रिचर्ड कहता है कि मैं आधी दुनिया घूम चुका हूं, तब जाकर तुम मुझे मिली हो और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। दरअसल रिचर्ड और टैमी अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और रिचर्ड की यह बात सुनने के बाद टैमी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और बहुत जल्द ये दोनों उस यॉट को लेकर कैलिफोर्निया की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जब ये समंदर के बीचों बीच होते हैं तो रिचर्ड टैमी को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे एक रिंग भी पहनाता है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई होती है। टैमी रिचर्ड को शादी के लिए हाँ कर देती है और उसे अपने गले से लगा लेती है, क्योंकि वह भी उससे प्यार करती है। अब अगली सुबह जब ये कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब एक परिंदा उड़ता हुआ उनकी यॉट पर आ जाता है। इस परिंदे को देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों किनारे से बहुत दूर हैं और इतना छोटा परिंदा इतनी दूर उड़ नहीं सकता। टैमी रिचर्ड से पूछती है कि ये इतना दूर आया कैसे। रिचर्ड कहता है कि शायद हवा के तेज झोंकों से ये यहाँ तक पहुंच गया हो। टैमी कहती है कि क्या हमें टेंशन करनी चाहिए। रिचर्ड कहता है कि मैं रेडियो पर बात करके आता हूँ और वह नीचे जाकर रेडियो पर बात करता है। अब उसे पता चलता है कि जिस रास्ते की तरफ वह जा रहे हैं वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। रिचर्ड इस बात से परेशान हो जाता है। टैमी उसे कहती है कि हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए और जब यह तूफान निकल जाए उसके बाद हम अपने रास्ते की तरफ निकल सकते हैं, और ये ऐसा ही करते हैं। लेकिन रात होते होते उनका यॉट तूफान में पूरी तरह से फंस जाता है। यहाँ पर इतनी ऊंची ऊंची लहरें होती हैं जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। रिचर्ड टैमी को बोलता है कि तुम यॉट के अंदर यानी कि यॉट के नीचे जाओ। हालांकि टैमी नहीं जाना चाहती, लेकिन रिचर्ड उसे जबरदस्ती नीचे भेज देता है और तब ही उनका यॉट एक बहुत बड़ी लहर से टकराता है, जिस वजह से उनकी यॉट के अंदर पानी आ जाता है। साथ ही साथ रिचर्ड भी समंदर में गिर जाता है और यॉट के अंदर टैमी बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके सर पर गहरी चोट आई होती है। और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखती है कि यॉट के ऊपर पानी भरा हुआ है। वह यॉट के ऊपर आती है और रिचर्ड को आवाज लगाना शुरू कर देती है और रिचर्ड का कुछ पता नहीं चलता। वह उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और यह वही पल होता है जहां से कहानी शुरू हुई थी। और अब कहानी फ्लैशबैक से वापस यानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर टैमी रिचर्ड के लिए पूरी तरह से परेशान है।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। वह दूरबीन से दूर दूर तक देखती है, लेकिन उसे कहीं कोई शिप नहीं दिखता और न ही उसे कोई किनारा दिखता है। उसके बाद वह रेडियो से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर रेडियो भी काम नहीं कर रहा था और इस बात से टैमी पूरी तरह से निराश हो जाती है और वह यहीं यॉट के ऊपर लेट जाती है। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी थी, इसलिए उसकी आंख लग जाती है और जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि यॉट के ऊपर जो छोटी सेफ्टी बोट थी वह वहां पर नहीं होती और जब वह दूरबीन से देखती है तो वह बहुत दूर होती है और वह समझ जाती है कि रिचर्ड उसी के ऊपर है और अब वह किसी भी हालत में वहां तक जाना चाहती है। इसलिए वह यॉट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन यॉट स्टार्ट नहीं होता। अब टैमी तैरकर उस तरफ जाने लगती है जहां पर रिचर्ड है, लेकिन जैसे ही वह आगे जाती है तो वह देखती है कि यॉट उससे दूर जाना शुरू हो जाती है। वो किसी भी कीमत पर यॉट को नहीं खो सकती, इसलिए उसे वापस आना पड़ता है। यॉट का सेल टूट चुका होता है और साथ ही साथ यॉट कई जगहों से क्रैक भी होती है जहां से पानी अंदर आ रहा होता है, इसलिए सबसे पहले वह उन जगहों पर टेप लगाती है। उसके बाद वह यॉट के अंदर जाती है और वहां पर जितना भी पानी भरा हुआ होता है वह सारे पानी को पंप से बाहर निकालती है और अब उसे किसी भी कीमत पर सेल को लगाना होगा, तभी वह रिचर्ड तक पहुंच सकती है। सबसे पहले वह उस पोल को फिक्स करती है जिसके ऊपर उसे सेल लगानी है। इस पोल को फिक्स करने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन फाइनली वह उसे फिक्स कर लेती है। उसके बाद वह सेल को भी लगा देती है और अब उसका यॉट पानी में बहना शुरू हो जाता है और वह उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पर रिचर्ड एक छोटी सी बोट के ऊपर है, लेकिन यह बोट उल्टी होती है, इसलिए रिचर्ड यहां पर फंसा होता है। साथ ही साथ वह बहुत बुरी तरह से जख्मी भी होता है। वह तैर नहीं सकता, इसलिए टैमी समंदर में जाकर उसे अपने साथ यॉट तक ले आती है, लेकिन वह यॉट के ऊपर भी नहीं चढ़ सकता, इसलिए टैमी उसे रस्सी से बांधती है और बहुत मुश्किल से उसे यॉट के ऊपर खींच लेती है। रिचर्ड का पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी है। वह उसके पैर पर पट्टी बांधती है, पर अभी भी रिचर्ड की हालत बहुत खराब है। जब टैमी उसकी शर्ट को ऊपर करके देखती है तो वह देखती है कि उसकी पसलियां भी टूट चुकी होती हैं, जिस वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। अगले 2 दिनों तक ये इसी तरह से समंदर में फंसे रहते हैं, क्योंकि टैमी ने जो यॉट पर सेल लगाया होता है वह इतना बड़ा नहीं होता कि यॉट को स्पीड दे सके, नहीं ये अपनी यॉट को डायरेक्शन दे सकते हैं। और जब ये अपनी सिचुएशन का अंदाजा लगाते हैं तो इन्हें समझ में आ जाता है कि ये अपने रूट से बहुत दूर हैं और ये उस जगह पर हैं जहां से कोई भी शिप नहीं गुजरता, नहीं आसपास कोई किनारा है, यानी कि ये इस समंदर में अब पूरी तरह से फंस चुके हैं। इस बात से टिम्मी परेशान हो जाती है। वह कहती है कि हम यहीं मर जाएंगे। रिचर्ड उसे हौसला देता है। वह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हिम्मत मत हारना। लेकिन जिस स्पीड से यह जा रहे होते हैं उस स्पीड से उन्हें कैलिफोर्निया पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे, क्योंकि उस तरफ हवा बहुत धीरे चल रही होती है। इसलिए टिम्मी कहती है कि हमें वहां न जाकर हमें हवाई की तरफ जाना चाहिए। रिचर्ड कहता है कि ऐसा करना रिस्की होगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारा सफर 500 मील और बढ़ जाएगा। लेकिन टिमी उस तरफ जाना चाहती थी क्योंकि हवा उसी तरफ की थी, इसलिए अगर यह उस तरफ जाते हैं तो इनका यॉट पानी में और भी तेजी से बहेगा। ये फैसला करते हैं कि अब ये हुआई की तरफ जाएंगे, इसलिए ये अपना यॉट उस तरफ मोड़ते हैं और अगले कुछ दिनों तक ये हुआई की तरफ बढ़ते रहते हैं। और इन्हें अब एहसास होता है कि बहुत जल्द इनका खाना और पानी दोनों खत्म हो जाएंगे। इनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का खाना और पानी है और हुआई पहुंचने में इन्हें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए रिचर्ड टिमी से कहता है कि हमें नेचुरल प्रोटीन लेना पड़ेगा, यानी कि मछलियों को मारकर खाना पड़ेगा, और टिमी साफ साफ मना कर देती है। वो किसी की जान नहीं लेना चाहती क्योंकि वह वेजिटेरियन है, पर वह ये सच्चाई भी जानती है कि अगर वह समुद्र के अंदर जाकर मछलियों को मारकर नहीं लाई तो यह दोनों हुआई पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। इसीलिए वह पानी के अंदर जाती है और मछलियों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह इसमें पूरी तरह से नाकामयाब रहती है। इसीलिए वह बिना मछली पकड़े ही वापस आ जाती है। इनके पास पानी की बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन किस्मत इनका यहाँ पर साथ देती है और बारिश होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से यह आज 18 दिनों के बाद जी भर कर पानी पीते हैं और साथ ही काफी पानी जमा भी कर लेते हैं। और इसी तरह से इस बहुत बड़े समंदर में सफर करते करते आज इन्हें पूरे 29 दिन हो जाते हैं। अब इनका खाना पानी सब कुछ खत्म होने वाला था, लेकिन तभी इनको एक उम्मीद दिखती है। इनकी यॉट के सामने एक बहुत बड़ा कार्गो शिप आता है। टिमी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। उसे लगता है कि अब वह यहाँ से निकल सकते हैं। वह फ्लेयर गन भी चलाती है, पर उनकी फ्लेयर गन के शूट को और उनकी यॉट को कोई भी नहीं देखता और कुछ ही पलों में वह कार्गो शिप उनकी आंखों के आगे से ओझल हो जाता है। इस बात से
टिमी पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसे अब लगता है कि वह यहीं पर मर जाएंगे और अब यह इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन टिमी जब रिचर्ड के जख्म के ऊपर पट्टी बांधती है, वह देखती है कि उसके पैर का जख्म अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका है, वह पक चुका है। साथ ही साथ उसे बहुत तेज बुखार भी होता है। यहाँ पर उन्हें इस बात का भी अंदाजा हो जाता है कि एक बार फिर से बहुत तेज तूफान आने वाला है और इस बार वे इस तूफान का सामना नहीं कर सकते। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है कि सिर्फ तेज हवाएं चलती हैं, इस बार तूफान नहीं आता। पर बिना तूफान के भी उन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। टैमी रात भर रिचर्ड से बातें करती है। वह उसे बताती है कि बचपन में कैसे उसके डैड उसे घुमाने के लिए ले जाते थे, पर वह अचानक कभी भी गायब हो जाते थे और जैसे ही वह 10 साल की हुई तो उसके दादा दादी उसके डैड को उससे मिलने नहीं देते थे। इस वजह से उनके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। अगली सुबह जब टैमी सो रही होती है तो रिचर्ड उसे उठाता है। टैमी कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं रखूंगी, तुम जा सकते हो। और जब वह पीछे देखती है तो वहां पर रिचर्ड नहीं होता। दरअसल रिचर्ड उसके साथ कभी था ही नहीं। वह उसी दिन बह गया था जिस दिन तूफान आया था। ये बस उसकी इमेजिनेशन थी जो उसके साथ रिचर्ड के रूप में इतने दिनों से थी और अब उसने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है। साथ ही साथ वह समंदर के अंदर अब मछली पकड़ना भी सीख गई है, क्योंकि अगर वह मछली नहीं खाएगी तो वह जिंदा नहीं बच सकती। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और उसे 41 दिन हो जाते हैं। 41 दिनों में उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है और जब वह सारी उम्मीदें छोड़ देती है तभी उसकी यॉट की तरफ एक परिंदा आता है और उस परिंदे को देखकर उसे बहुत हैरानी होती, क्योंकि अगर उसकी याट पर परिंदा आया है इसका मतलब आसपास कहीं पर कोई ना कोई किनारा है और जब वह दूरबीन से देखती है तो उसे किनारा दिख जाता है। साथ ही साथ पानी में उसे एक जहाज भी दिखता है जिस तरफ वह फ्लेयर गन चलाकर उन्हें संकेत देती है कि वह यहाँ पर है, उसे मदद की जरूरत है। यह एक जापानी जहाज होता है। इस बार उसकी किस्मत उसका साथ देती है और उस जहाज वाले उसकी फ्लेयर गन की शॉट को देख लेते हैं और कुछ ही पलों बाद उसके सामने होते हैं। वह ऊपर से उसके लिए नीचे खाना और पानी भेजते हैं और उसके बाद वे उसकी याट को अपने जहाज से खींचकर किनारे पर ले जाते हैं। जब वह पूरी तरह से रिकवर हो जाती है तो वह वापस घर आती है। वह वहां जाती है जहां पर वह रिचर्ड से मिली थी और वह उसकी पोर्ट के अंदर जाती है जहां पर उसकी और रिचर्ड की कई सारी फोटोज होती हैं, जिन्हें देखकर उसके मन में पास्ट की बहुत सारी यादें ताजा हो जाती हैं और वह अपने आंसू को नहीं रोक पाती। उसे बहुत रोना आता है। वह समंदर के किनारे जाती है और जो अंगूठी रिचर्ड ने उसे पहनाई थी वह उसी की याद में समंदर में उसे बहा देती है और इसी दृश्य सीन के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे मजेदार वीडियो के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।